नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। भारत का संविधान श्रृंखला के तहत आज हम उपस्थित हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं लेकर के। समाख्या द राइट नॉलेज चैनल पूरे संविधान को एक श्रृंखला के तहत आपके समक्ष ला रहा है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम प्रारंभ करते हैं भारत के संविधान की विशेषताएं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9315576981 पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या मुझे ईमेल आईडी samakhya1@gmail.com पर मेल भेज करके कर सकते हैं। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, हम आगे बढ़ते हैं। ये चित्र दिया हुआ सत्यमेव जयते, भारतीय संविधान के मूल पृष्ठ पर सबसे पहला चित्र जो है वो अशोक चिन्ह जिसको कहते हैं वो छपा हुआ है, सत्यमेव जयते, जिसको हमने अपने मुख्य स्लाइड पर रखा हुआ है। संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले आता है कि संविधान के स्रोत बहुत सारे हैं। भारतीय संविधान को कई लोग उधार का थैला भी कहते हैं। उधार का थैला इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे संविधानों का मिला जुला रूप है। ऐसा कहते हैं दुनिया भर के संविधानों से हमने कुछ इससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, इसलिए इसको उधार का थैला भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि आपको जो आवश्यकता है आपने वही किया है, न कि किसी की नकल। यानी हमको जो आवश्यकता थी हमने बाहर के संविधानों से वही चीज़ें ली हैं, या हम ये कह सकते हैं उनसे हमने वो प्रेरणा ली। हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उन्होंने कैसा उसका किया है, क्योंकि हर एक समाज की अपनी अपनी विशेषता होती हैं और उस समाज की विशेषताओं के आधार पर ही उस संविधान की रचना होती है। तो भारत का संविधान भारतीय समाज के आधार पर बनाया गया है, न कि विदेशी समाज के आधार पर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का कहना था कि उधार का थैला नहीं है, ये अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया संविधान है। तो संविधान के स्रोत कहे जाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें यानी पहले से उस संविधान में थी। जब भारत का संविधान बना तो सबसे पहले ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के हम सीधे सीधे गुलाम थे और ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारतीय संविधान लागू हुआ, तो ब्रिटेन से हमने राष्ट्रपति का पद लिया। जैसे ब्रिटेन की महारानी होती है, नाम मात्र की होती है, साइन करने के लिए होती है, ऐसे भारत में राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का होता है, केवल साइन करने का काम आता है, और सब चीज़ें प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट मंत्री होता है, उसमें स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रकार, यानी जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन, और संसद होगी, संसद क्या होगी, सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी भी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 2 सदनों वाली संसद, ये भी कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। अधिक शक्तिशाली निचला सदन, यानी जो जनता के द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी वो ज़्यादा उनको शक्ति होती है विधि बनाने की या निर्णय लेने की, यानी लोकसभा हमारे यहाँ। मंत्रिपरिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना, यानी लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का जिम्मेदार होना, और लोकसभा में अध्यक्ष का पद, ये सब कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, लिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का है, तो अमेरिका से लिखित संविधान लिया। तो यानी संविधान को लिखना चाहिए। देश का कार्यकारी प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, और वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। यानी हमारे यहाँ कहा गया है आर्टिकल 53 में, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित हैं, और जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है वो सब राष्ट्रपति के अंग के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति के अधीनस्थ के रूप में काम करते हैं। और सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर भी कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में भी यही स्थिति है। राज्यसभा के पदाध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति, वहाँ पर भी जो सीनेट है उसके अध्यक्ष के रूप में वहाँ का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ली गई। सुप्रीम कोर्ट यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है,
स्वतंत्र होगी क्या न्याय व्यवस्था, जिसको हम कह सकते हैं अमेरिका से ली गई। राज्यों का प्रावधान, स्टेट भारत में, राज्यों का अमेरिका में भी है। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई। प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो अगले वीडियो में आने वाला है, तो वो प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया, यानी वो जज कैसे हटेंगे, संसद के द्वारा हटेंगे, जैसे वहाँ पर कांग्रेस के द्वारा हटते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएसएसआर, यानी उस समय सोवियत संघ बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे। अब जो रूस है उससे जो अलग हो गए हैं देश 1990-91 में, उससे पहले इसको यूएसएसआर बोलते थे। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, वहाँ सप्तवर्षीय योजना चलती थी और उसी के आधार पर यहाँ पंचवर्षीय योजना ली गई। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑस्ट्रेलिया से हमने संवर्ती सूची ली है। 3 सूचियों का जिक्र हमारे संविधान में है, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची जिस पर राज्य और संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। प्रस्तावना की भाषा, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार की भाषा जो है प्रस्तावना की, वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ में प्रावधान, व्यापार, वाणिज्य और मेल जोल किसके बीच में, राज्यों के बीच में और केंद्र राज्य के बीच में। जापान से हमने क्या लिया, कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, जापान से लिए गए हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन हम कर देते हैं। जब आपातकाल लगा होता है तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 रह जाता है। यानी आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता और आपको अनावश्यक रूप से परेशान न करने की स्वतंत्रता जो है वो 20 और 21 वो आर्टिकल आपके रह जाते हैं। वो मौलिक अधिकार को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार कैसे हो जाते हैं, आपके निलंबित हो जाते हैं। कनाडा से क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना। कनाडा में राज्यों के अपेक्षा संघ के पास अधिक शक्ति हैं, भारत में भी वही चीज़ है। केंद्र, राज्यों एवं स्थानों की भी सत्ता का वितरण, केंद्र के पास बाकी के अधिकार, केंद्र, राज्यों एवं स्थानों के भी, यानी स्थानों में स्थानीय निकायों के यहाँ के संदर्भ से सत्ता का वितरण हुआ है। लेकिन केंद्र के पास जितनी बची शक्ति है, जो भी नई शक्ति कोई आती है या नया विषय आता है, वो सब किसके पास जाता है, केंद्र के पास। आयरलैंड ब्रिटेन के ऊपर है, छोटा सा देश है। जहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम DPSP कहते हैं, जिनके आधार पर हमारे योजनाएं बनती हैं, सरकार अपनी नीतियां बनाती हैं, वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता, यानी एक विशेषता कि ये संविधान कई संविधानों का, इस संविधान में कई संविधानों का स्रोत है, या कई संविधानों के प्रावधान हमारे संविधान के द्वारा लागू किए गए हैं या वहाँ से लिए गए हैं। दूसरी विषय, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वो भी लिखित सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो बढ़ करके अब 305 अनुच्छेदों की संख्या वही है, यानी अनुच्छेदों के क्रम वही हैं, क्रमांक वही हैं, लेकिन अनुच्छेद बढ़ गए हैं। उनमें का, खा, गा, 1, 2, 3 ऐसे जोड़ करके वो आज 400 से ज़्यादा अनुच्छेद, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, और भाग भी उतने ही हैं, 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ जो हैं वो 8 से बढ़ करके 12 हो गई हैं। कठोरता और लचीलापन, यानी कठोरता लचीलापन का मतलब ये है कि संविधान में अगर संशोधन करना हो तो संशोधन में दोनों प्रकार हैं। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो आसानी से संसद अपने आधार पर कर देती है, और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो बड़े ही मुश्किल से किए जा सकते हैं, जिन पर राज्यों की सहमति भी अनिवार्य होती है। मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, व्यक्ति को विशेष दर्जा दिया गया है। आपको पता है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, 42वें संविधान हमने बता चुका हूँ पहले। 42 संविधान 1976 में
भाग 4 का NDPSP के बाद जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 का में, और ये कुल 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं संविधान में? 11। जब जोड़े गए थे 1976 में तब 10 थे, बाद में एक बढ़ाया गया, जो आपको अनिवार्य शिक्षा देने का जो बात आती है वो बाद में बढ़ाया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य कुल दिए गए हैं। नीति संशोधक तत्व DPSP यानी भाग 4 में, जिसके आधार पर राज्य योजना बनाता है। इनको 3 भागों में अनौपचारिक रूप से बांट दिया जाता है। समाजवादी यानी जिसमें इक्वलिटी की बात होती है, समाजवादी नीति तत्व, गांधीवादी नीति तत्व, और जहाँ पर शांति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात होती है उदारवादी नीति तत्व, जहाँ पर व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है, उदारवादी नीति तत्व। इस प्रकार से ये नीति तत्व भाग 4 में है। ये बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, यानी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, संघ और राज्य एक साथ काम करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत को संघीय संरचना के अंतर्गत रखा है। एकात्मकता एवं संघात्मकता का मिश्रण, संघीय संरचना होते हुए भी एकात्मकता का भी इसमें पुट है, अर्थात कह सकते हैं कि संघ और राज्य यानी केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन है, लेकिन शक्तियां संघ के पास ज़्यादा हैं, क्योंकि बची हुई शक्तियां भी संघ के पास जाती हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जहां पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन केंद्र का कानून अगर बना है तो उस पर राज्यों को स्वीकार करना होता है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण केंद्र राज्य के मध्य नहीं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के पास। कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद, और न्यायपालिका यानी न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध यानी केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध हो गए। इसमें 3 प्रकार के सीधे संबंध भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। प्रशासनिक यानी उनका प्रशासन राज्यों का किस प्रकार चलेगा। विधायी, वहाँ कौन कौन सी विधि राज्य बना सकते हैं, कौन सी विधि केंद्र बना सकता है। या वित्तीय संबंध, किन किन वित्तीय अधिकारों पर किस किस का अधिकार है, किस किस की कानून बनाने का कह सकते हैं इसको अथॉरिटी है, प्राधिकार है। ठीक है। विशेष राज्यों का प्रावधान, विशेष राज्यों का प्रावधान 371 में दिया गया है। इसमें आपके भारतवर्ष, क्योंकि इतना बड़ा विशाल भारतवर्ष है और यहाँ पर हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ हैं, सामाजिक स्थितियाँ हैं, इसीलिए वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ भी अलग हो जाती हैं। इसी वहाँ को अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रकार के आधार पर विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। 370 भी था जिसको जम्मू कश्मीर का दिया गया था, बाद में उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, आपको पता ही है 2019 में। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यानी यहाँ पर राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं होती है जैसा अमेरिका में होती है। यहाँ भारत का नागरिक यानी भारत का नागरिक, चाहे वो नागालैंड में जाए, चाहे गुजरात में जाए, चाहे कश्मीर में जाए, या चाहे वो तमिलनाडु में चला जाए, नागरिक कहाँ का कहलाएगा, भारत का ही नागरिक कहलाएगा। राज्यों का नागरिक नहीं होता है, या नागरिकता राज्य के आधार पर नहीं दी जाती है। भारत यानी एक देश के आधार पर, एक राष्ट्र के आधार पर नागरिकता दी जाती है, और वो है भारतीय नागरिकता। एकीकृत न्याय व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया था, एकीकृत न्याय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत यानी उच्चतम न्यायालय उसके अधीन रहता है, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन रहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इनको अलग अलग नहीं किया सकता, ऐसा नहीं होता कि उच्चतम न्यायालय अपने हिसाब से काम करेगा, उच्च न्यायालय नहीं, ये सभी एक ही चैन के तहत काम करते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सभी नीचे के न्यायालय मानते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, विधायक पर न्यायिक नियंत्रण का एक बहुत बड़ा माध्यम है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी अगर संसद या सरकार कोई ऐसी नीति बना देती है, ये ऐसा कोई काम करती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकती है। इसको हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं, आर्टिकल 13, जब आप आगे आएंगे पढ़ेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था यानी प्रातिनिधिक लोकतंत्र हमारे यहाँ है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए लोग शासन करते हैं, यानी जनता ने अपनी शक्ति किसको दे दी है, अपने अधिकार दे दिए हैं अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को, और वो प्रतिनिधि
जनता के भलाई के लिए काम करते हैं, इसको कहते हैं प्रतिनिधिक लोकतंत्र। संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था द्विसदनीय संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता सीधे प्रतिनिधि चुनती है, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से, यानी राज्य की विधानसभाएं प्रतिनिधि भेजती हैं अपने अपने राज्य से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वो एक साथ डूबती एक साथ तैरती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दिया या त्यागपत्र दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। यानी इसमें जिम्मेदारी सामूहिक होती है। क्या होती है? सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सरकार एक साथ डूबती है और एक साथ तैरती है। राज्य का स्वरूप कैसा होगा? राज्य का स्वरूप हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। संप्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतंत्रात्मक अर्थात डेमोक्रेटिक, गणतंत्र यानी रिपब्लिक। भारत का स्वरूप, नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा? संप्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र होगा। ये क्या क्या है, इन शब्दों का अर्थ है, ये हम प्रस्तावना वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन। केंद्र यानी संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार जिसको हम कहते हैं भारत सरकार। राज्य अलग अलग राज्यों की अलग सरकार है, बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विधानसभा है तो यहाँ की भी एक अलग सरकार है। तमिलनाडु की अलग है, केरल की अलग है, और आपके हिमाचल, उत्तराखंड, सब राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं। उनको राजनीतिक शक्तियाँ उनको भी प्रदान की गई हैं। और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों और नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाओं में आपके नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें आती हैं। पंचायत यानी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और आपको जिला पंचायत है। सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों की विशेषता 2011 में इसको जोड़ा गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 2012 से इसको लागू किया गया है। इसमें सहकारी समितियों के आधार पर भारत के विकास की व्यवस्था की गई, और ये भी पंचायतों वाले भाग में इसको जोड़ा गया है, आर्टिकल 243। सार्वभौमिक मताधिकार यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को हमारे यहाँ मत देने का अधिकार है, इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। यानी 18 वर्ष से ऊपर जो भी हो गया है उसको वो वोटर, मतदाता, वो पंजीकृत हो गया है, उसको वोट देने का अधिकार होता है। किसी प्रकार से कोई भेदभाव मत देने में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियाँ। 12वीं अनुसूची, क्षमा करें, 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं, 9, 10, 11 और 12। 9वीं अनुसूची जो पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ दी गई थी। फिर 10वीं अनुसूची आपका 52वां संविधान संशोधन, जिसको हम कहते हैं दल बदल कानून के लिए बनी गई, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज्यों के लिए, और 12वीं अनुसूची स्थानीय नगरीय निकायों के लिए बनाई गई है। संवैधानिक आपात उपबंध। आपात उपबंध आपको पता है, आपात उपबंध के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन को कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो आपात उपबंध 3 प्रकार के हमारे कहा गया, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसको कहते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी का उपयोग 3 बार हुआ है, और राज्यों का राष्ट्रपति शासन का उपयोग तो कई बार हुआ है, सैकड़ों बार। इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है, उपयोग से ज़्यादा। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है, अब ऐसी अपेक्षा है कभी लगे भी ना। देश की कभी ऐसी स्थिति ना आए जिससे वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। संवैधानिक निकाय। भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे निकायों का वर्णन है जिनको हम संवैधानिक निकाय, यानी जिनका संविधान में वर्णन है, उनको संवैधानिक निकाय कहते हैं। चाहे उसमें महान्यायवादी हो, चाहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब क्या है? ये संवैधानिक निकाय हैं। ये भारत के संविधान की विशेषता है। न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल भारत संविधान की विशेषता है। केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण, जो केंद्र के अधीन जो सेवाएं हैं, वो केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में कोई विवाद होता है तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण निपटाता है। और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत जो भी विवाद होता है तो राज्य प्रशासनिक
न्यायाधिकरण यानी सेट कैट और सेट इनको बोलते हैं, निभाते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये संविधान में दिया गया है आर्टिकल 323। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है, और जैसे मैंने बताया है इसमें कठोर और लचीलापन जैसे के आधार पर होता है। संविधान कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बड़े आसानी से ही संशोधित किए जा सकते हैं, कुछ हैं जिनमें संशोधन करना आसान नहीं है, जिनके लिए राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। अभी तक कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से 99वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2014, जो न्यायालय में क्षमा करें, मुझे अभी शब्द मेरे दिमाग से निकल रहा है। जो न्यायिक सुधार से संबंधित संशोधन अधिनियम था वो पूरा का पूरा निरस्त कर दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। अब 103 संशोधन ही प्रभाव में है। बहुत सारे न्यायिक पुनरावलोकन के तहत बहुत सारे संशोधन जो है निरस्त किए गए हैं, लेकिन पूरे का पूरा संविधान संशोधन निरस्त नहीं किया गया। उनमें से कुछ पार्ट जो मौलिक अधिकारों का या जो हमारे संविधान की जो मूलभूत तत्व है या मौलिक आत्मा है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा था, तो उसको हटाया गया। लेकिन 99वां संविधान संशोधन को पूरे को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार से भारत के संविधान की ये विशेषताएं हुई। मुझे अपेक्षा है आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। भारत माता की जय।